आज मैं उस जादुई मणि को हासिल करके ही रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन वो जादुई मणि मुझे चाहिए। अब वो मेरी जिद बन चुकी है। कालिया शेर अपने आप से बातें करते हुए जंगल की ओर बढ़ रहा था और ना जाने किस मणि की बात कर रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है और वहां जाकर वह खड़ा होकर कुछ रंगीन बागों को देखने लगता है, जो कि एक जादुई मणि की रक्षा कर रहे थे। ये सब देखकर कालिया शेर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, हो, हाँ, यही तो मुझे चाहिए। इसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज मुझे अपनी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही है। अब मैं इसे हासिल करके ही दम लूंगा। हो। अरे कालिया शेर भाई, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? मैं ऐसे ही आया था। मैंने सुना था तुम्हारे जंगल में कोई बहुत बड़ी आफत आई है, इसीलिए मैं बस थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन यहाँ सब कुछ सही देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम मुझे सब सच बता सकते हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और शायद तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद भी कर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो तुम इतने डर क्यों रहे हो, और रंगीन बागों की मणि पर तुम्हारी निगाहें क्यों टिकी हुई है? बताओ, मैं सब जानता हूँ। तुम चाहे मुझसे जितना भी छुपा लो, लेकिन तुम्हारी शक्ल से सब कुछ जाहिर हो रहा है कि तुम्हें इस जादुई मणि की इच्छा हमारे जंगल खींच लाई है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी क्या मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं कर सकता मैं? नहीं, कर तो सकते हो, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? भरोसा करने की क्या जरूरत है? मैं अपनी जान जोखिम में डालकर जब तुम्हें ये मणि ला कर दूंगा, तो तुम इसमें से कुछ शक्तियां मुझे दे देना। बोलो, मंजूर है? मंजूर तो है, लेकिन अगर तुमने ये सब बातें रंगीन बागों को ही जाकर बता दी, तो फिर मैं क्या करूंगा? अगर मैं उन्हें जाकर ये सब बताऊंगा, तो वो सबसे पहले मुझे ही बंदी बनाएंगे। और अगर तुमने बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ लगा हुआ था, तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी जाऊंगा, और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं कभी नमक हरामी नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है, तो फिर बताओ ऐसा क्या करे जो ये मणि हमें मिल जाए? अब चीता और कालिया शेर मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। रात होती है और चीता रंगीन बागों के लिए कुछ खाना लेकर आता है और आकर बोलता है, महाराज, मेरे यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ है और उसकी खुशी में मैं आप सबके लिए ये कुछ खुशी का तोहफा लेकर आया हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे स्वीकार करें। रंगीन बाग सभी चीते की खुशी में खुश हो जाते हैं और वह चीते के दिए हुए भोजन को स्वीकार करके उसका सेवन करते हैं। और कुछ देर बाद वो सभी बाघ एक एक करके बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं और चीता और कालिया शेर मौका पाकर वहां से वह मणि लेकर भाग जाते हैं। चीता वहां पर एक गलती कर बैठता है और वह मणि को चुराते साथ ही कालिया शेर के हवाले कर देता है, और ये गलती उसके लिए गले का फंदा बन जाती है। कालिया शेर मौका पाकर वह जादुई मणि लेकर भाग जाता है और अपने वादे के मुताबिक वह चीते को कोई भी शक्ति नहीं देता है और चीता फिर से एक आम जानवर बनकर रह जाता है। और उधर कालिया शेर उस मणि से शक्तियां हासिल करके अपने ही जैसे कई सारे शेर अपने शरीर से निकालता है और उस एक शेर के कई सारे रूप बन जाते हैं। अब कालिया शेर बहुत खुश होता है। हो, मासूम चीते, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी आसानी से मुझे ये मणि मिल जाएगी। इधर कालिया शेर बहुत खुश था और उधर जब रंगीन बाघ होश में आते हैं तो वह वहां से मणि को गायब देखते हैं। अब उनका शक सीधा उस चीते पर ही जाता है और रंगीन बाघ अपने सैनिक भेजकर उसे कैद करवा लेते हैं। चीते, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे साथ ये चाल खेलोगे। बताओ, मणि कहाँ है? मैं नहीं जानता कहाँ है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तुमसे सफाई नहीं मांगी, बल्कि ये पूछा है कि कहाँ है मणि। हमें पता है वो तुम्हारे पास ही है, और उस रात तुमने हमारे साथ धोखा किया था। महाराज, क्षमा करें,
मैंने आपके साथ ये धोखा तो जरूर किया था, लेकिन वो मणि तो कालिया शेर लेकर भाग गया। कौन कालिया शेर? हम किसी कालिया शेर को नहीं जानते और मणि हमें तुमसे चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अब कालिया शेर उन सभी को उस दिन हुई प्लानिंग के बारे में बताता है और बोलता है, मुझे ये सब करने के लिए उस कालिया शेर ने कहा था और कहा था कि इसके बदले में मुझे कुछ शक्तियाँ देगा, लेकिन वो धोखे से मुझसे वो मणि ही लेकर भाग गया। मेरे पास इस सच के अलावा कुछ नहीं है। क्या तुम जानते हो कि वो कालिया शेर कहाँ रहता है? हाँ, मैं जानता हूँ और मैं आपको लेकर भी चल सकता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दे। अब चीता उन रंगीन बागों को लेकर कालिया शेर की गुफा पर पहुंचता है। कालिया शेर अपनी ताकत में चूर होकर बोलता है, क्या लेने आए हो तुम सब यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अब तो तुम अपनी जान की फिक्र करो, जो कुछ देर में निकलने वाली है। अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे? अरे तुम तो मेरी एक शक्ति का सवाल हो। जिन शक्तियों का तुम जश्न मना रहे हो, उसकी कमांड भी हमारे पास है। मैं चाहूँ तो तुम्हें खड़े खड़े खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर कालिया शेर अपने शरीर से काले शेर की सेना को बाहर करता है और वह सभी उन रंगीन बागों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी रंगीन बाग उन शक्तियों को लॉक कर देता है और वह सभी काले शेर के रूप वहां से गायब हो जाते हैं और वह मणि सीधा आकर रंगीन बाग के सर पर लग जाती है। और कालिया शेर के अंदर से जब जादुई शक्तियां बाहर आती है तो कालिया शेर वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है और वह जादुई मणि फिर से रंगीन बागों को मिल जाती है। अब रंगीन बाग उस चीते को भी आज़ाद कर देते हैं और अपने जंगल में सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको एक स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। अंधेरी रात का समय था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इसी बीच एक शेर का छोटा बच्चा वहां से घबराते हुए गुजरता है और अपनी माँ को आवाजें लगाने लगता है। माँ, आप कहाँ हैं माँ? माँ, आप कहाँ हैं माँ? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? अरे, ये छोटा बच्चा इतनी अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रहा है? क्या मैं इससे चलकर पूछूं? इस समय यहाँ अकेले घूमना ठीक नहीं है और ये तो फिर भी एक छोटा नन्हा बच्चा है। बब्बर शेर ऐसे सोचकर उस छोटे बच्चे के पास जाता है और उससे जाकर बोलता है, अरे बेटा, तुम इतनी अंधेरी रात में इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये इलाका ठीक नहीं है और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। शेर अंकल, शेर अंकल मुझे बचा लो, वरना वो मुझे मार देंगे। वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे मार देगा। बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? चलो तुम अभी मेरे साथ, चलो जल्दी से यहाँ से। बब्बर शेर उस छोटे बच्चे को उस अंधेरी रात से निकालकर अपने घर लेकर आता है और उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा इतना घबराया हुआ था कि वो पूरी रात एक कोने में बैठकर गुजार देता है और उसे कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है। सुबह होती है और बब्बर शेर फिर से उससे पूछता है, बेटा, तुम इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे और तुम्हारा परिवार वो कहाँ है? मेरी माँ, उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तो इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। माँ, आप क्यों चली गई? बेटा, तुम घबराओ नहीं और मुझे बताओ, तुम्हारी माँ को किसने मारा है? शेर अंकल, वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे भी मार देगा। कृपा करके मुझे बचा लीजिए। वो अब तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अब तुम मेरे पास हो, बब्बर शेर के, और बब्बर शेर के जंगल में कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता है। हाँ बब्बर शेर, लेकिन वो विशाल बाघ तो बोल रहा था कि अब की बार उस बब्बर शेर को ही मारना है और बोल रहा था कि अब वो आपके जंगल को आपसे हासिल करके रहेगा। क्या? कौन था वो? मुझे सब कुछ बताओ और याद करो,
कि वो और क्या क्या बोल रहा था। शेर अंकल, वो सिर्फ एक है, लेकिन वो 10 के बराबर है। उसने कल जब मेरी माँ मुझे लेकर जंगल में गई तो उसने मेरी माँ को मार डाला और वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा था। हु हा 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 हा। अब मैं तुम्हारी बलि देकर सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। फिर मैं उस बब्बर शेर के जंगल में कब्जा करूंगा। उसका जंगल बहुत हरा भरा और जानवरों से भरा हुआ है। उसके बाद मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हु हा 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 हा। शेर अंकल, वो कभी भी इस जंगल में आता होगा, मुझे और आपको ढूंढते हुए। आप मुझे बचा लीजिए। तुम घबराओ नहीं बेटा, आज से तुम बेफिक्र हो जाओ। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि आज से तुम मेरे साथ रहोगे। और बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रुद्राक्ष है। ये नाम मेरे पिताजी ने रखा था, जो कि एक जंग में शहीद हो गए थे। तो आज से मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूं, और तुम मुझे अंकल नहीं पिताजी बोलना, ठीक है? क्या सच में? हाँ, चलो अब तुम मेरे साथ। अब बब्बर शेर उसे लेकर जंगल पहुंचता है और जंगल में सभी जानवरों को जाकर उसके बारे में बताता है। आज से ये हमारे साथ हमारे जंगल में रहेगा, मेरा बेटा बनकर। सभी जंगल के जानवर बब्बर शेर का ये साहस देखकर बहुत खुश होते हैं। दिन बीतते हैं और अब रुद्राक्ष बड़ा होने लगता है, लेकिन वो अपने दिल से अपनी माँ के कातिल को नहीं निकाल पा रहा था और वह अपनों को अकेले में बहुत याद किया करता था। रुद्राक्ष बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों इतने उखड़े उखड़े से लगते हो मुझे? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं पिताजी, आपने मुझे सब कुछ तो दिया है, फिर मुझे आखिर क्या चाहिए? तो फिर बताओ, ऐसी कौन सी फिक्र है जिससे तुम इतने परेशान हो? पिताजी, मुझे हर रोज अपनी माँ का वही धुंधला चेहरा परेशान करता है, जिस हाल में मैं उनको छोड़ आया था। काश मैं उस दिन माँ के पास रुक गया होता, भले ही वो मुझे मार देता, लेकिन मैं मरते वक्त उनके पास तो होता। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से आकर वो जालिम विशाल बाघ बब्बर शेर को धक्का मार देता है और बब्बर शेर नीचे पानी में जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और वह वही दम तोड़ देता है। रुद्राक्ष भी पीछे से पानी के अंदर कूद जाता है और मुश्किल से बब्बर शेर को उस नदी से बाहर निकाल कर लाता है और वह मायूस होकर बब्बर शेर को एक गाड़ी के अंदर डालकर जंगल में लेकर आता है। सभी जंगलवासी बब्बर शेर की खून से भरी लाश को देखकर सुन्न हो जाते हैं। अब रुद्राक्ष उन सभी को सारी बात बताता है। यह सुनकर सभी जानवर बहुत उदास होते हैं। इस रात रुद्राक्ष को एक पल के लिए भी सुकून नहीं आता है और वह पूरी रात बब्बर शेर के बारे में सोचता रहता है और अगली सुबह वह सुबह ही जंगल में जाता है और सभी जंगलवासियों को इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है, मैंने सभी अपनों को खो दिया और सभी का कातिल वो एक ही है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब उसका ये खेल बहुत हो चुका, मैं चुप नहीं बैठूंगा। रुद्राक्ष बेटा, लेकिन तुम तो बता रहे थे कि वो बहुत विशाल है, फिर तुम कैसे उसका मुकाबला करोगे? इस सब में आप सबको मेरा साथ देना होगा, तभी मैं उस बुरी शक्ति से लड़ सकता हूँ। अब रुद्राक्ष सभी जानवरों को अपने प्लान के बारे में समझाता है और अब सभी जानवर अपने काम पर लग जाते हैं। उधर एक गाय उस विशाल बाघ से टकरा जाती है और वह उससे बोलती है, बाघ महाराज, अब तो सिर्फ एक शिकार बचा है और फिर हमेशा के लिए सुंदरवन जंगल आपका हो जाएगा। मैंने सुना है आपको सुंदरवन जंगल से बहुत प्यार है। हाँ हाँ, बचा तो एक ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसे अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। नहीं महाराज, ये गलती मत करना। वो बहुत चालाक और ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है। गुलाम तो आपका पूरा जंगल होगा, फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? वो कभी भी अपनों का बदला लेने के लिए आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
ऐसी बात है, तो फिर ये तो मैं अभी करके आता हूँ। वो क्या है मेरे सामने, पिद्दी सा शेर? महाराज, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। वो चालाक आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है और पहाड़ी के पीछे कुछ जानवरों को अपने साथ लिए खड़ा है। अच्छा, उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे मारे और मुझे मारने की प्लानिंग करे। मैं अभी जाकर उससे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। विशाल बाघ ये सुनकर गुस्से में सुंदरवन जंगल की ओर दौड़ता है और जब वह पहाड़ी के पास से तेजी से गुजरता है तो जंगल के कुछ जानवर पहाड़ी के ऊपर से कुछ बड़े पत्थर उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिनके नीचे दबकर वह विशाल शरीर वही मर जाता है और वही दम तोड़ देता है। ये सब देखकर सभी जंगलवासी बहुत खुश होते हैं और खुद रुद्राक्ष भी आज थोड़ा थोड़ा खुश होता है और बोलता है, माँ, पिताजी, आज मैंने आप सबके बदले एक ही बार में पूरे कर लिए। मुझे माफ कर देना। मैं आपके जीते हुए उन जालिमों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बेटा, तुमने इतनी जानवरों की जान को बचा लिया, अब इसका शुक्र करो और जो गुजर गया उसे भूल जाओ। गाय माँ, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरा साथ दिया, वरना मैं अकेला उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। अरे शुक्रिया किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। किस बात का शुक्रिया? ये सुनकर रुद्राक्ष बहुत खुश होता है और अपने पिताजी का राज सिंहासन संभाल कर खुशी से जंगल में रहने लगता है। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। उसने मेरी माँ को मारा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। मैं अपनी माँ के खून के एक एक कतरे का हिसाब पूरा करूँगा, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये सब बातें करते हुए एक विशाल शेर जंगल की ओर बढ़ रहा था, जिसके पैरों की धड़क इतनी तेज थी कि जंगल के जानवर खड़े खड़े सहमे जा रहे थे। अरे, मुझे ये कोई अनहोनी की आशंका क्यों लग रही है? ऐसा क्या हमारे जंगल में आ गया कि जंगल की जमीन भी धड़क रही है? चलो चलकर देखते हैं। अरे, तुम पागल तो नहीं हो गई? जो कुछ भी हो, हमें जल्दी से जाकर छिपना चाहिए। नहीं, हमें देखना होगा आखिर क्या है जो जंगल की जमीन में गड़गड़ाहट पैदा कर रही है। जंगल के जानवर उस आवाज की ओर बढ़ते हैं और वह विशाल शेर अपने बदले की आग में जंगल में प्रवेश करता है। अरे, ये तो वही है। ये कैसे? ये तो सारा खजाना लेकर भाग गया था ना? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। ये यहाँ कैसे आया? मुझे तो लगता है अब जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। ईश्वर न करे ऐसा कुछ भी हो, वरना रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा मेरा तो। कहाँ हो तुम? अब निकलो अपने पिंजरे से बाहर और आओ मुझसे मुकाबला करो। ये सब बातें सुनते हुए बगदीरा भी वहां आ जाता है, लेकिन बगदीरा उसका इतना बड़ा शरीर देखकर वहीं रुक जाता है और हैरान भी बहुत होता है और मन ही मन बोलता है, अरे ये सब क्या? इसको क्या हो गया? ये तो ऐसा नहीं था और इसे तो मैंने मार दिया था, फिर ये कैसे आ गया? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होंगे। तुम्हें तो लगता है मैं मर गया, लेकिन आज मुझे देखकर हैरान हो गए। तुम यहाँ कैसे? और ये इतना बड़ा शरीर तुम्हें कहाँ से मिला? अरे इसे छोड़ो और तुम बताओ कैसा लगा मुझे देखकर? तुमने सोचा मैं तो मर गया और बला टली और अब ये जंगल मेरा हो गया। ऐसा सोचना भी मत। मैंने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया था कि मैं ये जंगल वापस पाकर ही रहूंगा और आज वो दिन आ गया है। बगदीरा शेर शेरा की ये बात सुनते ही वहां से फरार हो जाता है और अपनी गुफा में आकर कुछ सोचने लगता है। अरे आज मेरा दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा? क्या करूं मैं? अब कैसे लड़ूं मैं उससे? मुझे जाकर बाघ अंकल को ये बात बतानी होगी और उनसे पूछना होगा। अब बगदीरा शेर बाला बाघ के जंगल मिलने पहुंचता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। अरे घबराओ नहीं, जैसे तुमने पहले मारकर उसे भगाया था, अब फिर ऐसा ही करो, खुद ही चला जाएगा।
तब बात अलग थी बाघ अंकल। अब वो एक विशाल शरीर के साथ वापस आया है। उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं होता है। आसान तब भी नहीं था जब तुमने उसे मारकर जंगल से भगाया था। तब तो तुम्हारी माँ भी जिंदा थी। तुम घबराओ नहीं, कुछ करते हैं। उनकी ये सब बातें एक गाय खड़े हुए सुन रही थी। क्या इन दोनों ने मिलकर शेरा पर ये जुल्म किया था? लेकिन इन्होंने तो जंगल में बताया था कि शेरा शेरनी को मारकर रानी शेरनी का सारा खजाना लेकर भाग गया, और यहाँ तो ये दोनों अलग ही साजिश कर रहे हैं। अब वह गाय जंगल में वापस आती है और राजगद्दी पर खड़े होकर सभी जानवरों को उन दोनों की साजिश का बताती है। गाय की ये बातें सुनता हुआ शेरा भी वहां आ जाता है और अब वह सभी जानवरों को उन दोनों की चाल के बारे में बताता है। तुम सभी जानवरों को उस सातिर दिमाग ने भरम में रखा कि मैं जंगल छोड़कर भाग गया और माँ का सारा खजाना भी ले गया, लेकिन सच तो कुछ और था। शेरा बेटा, क्या सच है? तुम हमें बताओ, हम तुम्हारा साथ देंगे बेटा। गाय माँ, मैं आपको क्या ही बताऊं। हम सभी अपने परिवार में बहुत खुश थे। मैं छोटा था तो माँ मुझसे ज्यादा लाड प्यार करती थी और बगदीरा बड़ा हो गया था। इसीलिए माँ समझती थी कि बगदीरा तो समझदार हो गया, और वो समझती थी कि शेरा अभी छोटा है, इसीलिए शेरा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शेरा बेटा, मैंने तुम्हें कल समझाया था ना कि तुम्हें नदी के पास नहीं जाना, और तुम फिर से चले गए वहीं। माँ, वहां ऐसा क्या है? आप मुझे तो कभी मना नहीं करती वहां जाने से। बेटा, तुम समझदार हो गए हो। मुझे तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अब। माँ समझती थी बगदीरा समझदार है, समझ जाएगा, लेकिन बगदीरा ने उस बाला के साथ मिलकर ना जाने क्या प्लान किया, और एक दिन माँ मुझे जंगल में घुमाने के लिए लेकर गई तो बगदीरा ने पीछे से आकर सबसे पहले माँ को मार दिया, और फिर मुझे इतना मारा कि मैं अधमरा हो गया और मुझे सांस भी रुक रुक कर आने लगा और मैं मरने की कगार पर पड़ा था। बगदीरा को लगा कि मैं मर गया, तभी उसके पास बाला भाग गया। अरे, ये तो दोनों गए। अब ये जंगल तुम्हारा है। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, और हाँ, कुछ बांटने वाला भी नहीं। हा 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 हा। दोस्त, ये तुमने बहुत अच्छा प्लान बताया मुझे। दोस्ती हो तो ऐसी। अरे अरे, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। वो दोनों ऐसे बातें करके वहां से चले गए। इसी बीच वहां से एक बूढ़ा शेर गुजर रहा था। जब उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो वो मुझे उठाकर अपने घर लेकर चले गए। वहां उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। उनके पास एक जादुई ताज था। कुछ दिन तो जब तक वो जिंदा थे वो जादुई ताज उनके पास ही था, लेकिन कुछ दिन बाद ही शेर अंकल का देहांत हो गया और वह जादुई ताज मुझे मिल गया। आज उसी ताज से शक्तियाँ लेकर मैं अपनी माँ का बदला पूरा करने वापस आया हूँ। अब ये बगदीरा जिंदा नहीं बचेगा। मैं उसे ऐसे मारूंगा जैसे उसने मेरी माँ को मारा है। तुम इतनी जल्दबाजी ना करो बेटा। वो बाला बाघ बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है। वह सभी ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी बगदीरा बाला को लेकर वहां पहुंच जाता है और बाला बाघ के सिपाही तीर से शेरा पर हमला करते हैं। लेकिन अब की बार शेरा उन सब से ज्यादा ताकतवर था और शेरा उन सभी पर पलटवार करता है और जादुई ताज की शक्तियों से उन पर हमला करता है, जिसमें वो सभी जलकर मारे जाते हैं। बगदीरा सबको मरता देखकर शेरा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे माफ कर दो शेरा। मुझे ये सब करने के लिए इस बाला ने ही उकसाया था, वरना मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था। अच्छा, क्या तुम किसी के भी बहकावे में आकर माँ बाप को मार दोगे? ये तो बड़ा अच्छा ढोंग है, मौत को सामने देखकर। माँ की मौत की कोई माफी नहीं होती। मुझे उसका बदला पूरा करना है, क्योंकि मुझे भी अपने एहसानों का बदला चुकाना है। इसीलिए अब मैं तुम्हें माँ के पास ही भेजकर ये अपना एहसान चुकाऊंगा। ये सब बोलकर शेरा बगदीरा पर हमला कर देता है और बगदीरा वहीं पर अपने दम तोड़ देता है। अब शेरा अपने असली रूप में आ जाता है और जंगल के जानवर उन दोनों खूनियों को मारकर बहुत खुश होते हैं
और वह शेरा को अपने जंगल का राजा बना लेते हैं और सभी मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइज, आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। अरे धानी भाई, तुम्हें पता है कल जंगल में क्या हुआ? नहीं भाई, मैं तो परसों से पिताजी के काम से हल्द्वानी जंगल गया हुआ था। आखिर क्या हो गया था कल? भाई, कल तो हम सभी बाल बाल बच गए। कल ना जाने किसने जंगल में धमाके किए और एक के बाद एक पूरे दिन धमाके होते रहे। वो तो हमने जंगल के जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था, फिर भी कई सारे जानवर मारे गए और बहुत से जानवर घायल भी हो गए। क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा किसने किया? क्या कुछ पता नहीं लगा कि ये सब किसने किया? नहीं भाई, अभी तक तो कुछ पता नहीं लग सका, लेकिन हम सभी लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द पता लगा सके ताकि दुश्मन और वार न कर सके। भाई, फिर तो जंगल का बहुत नुकसान हो गया होगा। हाँ भाई, हुआ तो है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है, वरना कल तो कुछ भी हो सकता था। चलो फिर जल्दी करो, जल्दी से जंगल चलते हैं। नहीं भाई, जंगल में तो कोई भी नहीं है। सभी जानवर पहाड़ी पर सुरक्षित हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं। इसीलिए बब्बर शेर महाराज ने मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए। कहीं तुम जंगल में ना चले जाओ। लेकिन अब ऐसा क्यों? सब वहां क्यों है? क्योंकि भाई, दुश्मनों ने हमारे जंगल पर कब्जा कर लिया है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाई, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम क्या निकले जंगल से? उन्होंने तो जंगल में तहस नहस कर दिया। वो दोनों ऐसी बातें करते हुए पहाड़ी पर पहुंचते हैं और धानी शेर अपने बाबा के पास जाता है। बाबा, ये सब क्या हो गया? मेरे एक दिन जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। बेटा, यहाँ भी हर वक्त खतरा मंडरा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम हो गया? नहीं बाबा, कुछ भी नहीं हो पाया। सुंदरवन के राजा ने हमें सिपाही देने से इनकार कर दिया। वो बोल रहा था कि वो अपने सिपाहियों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। फिर अब क्या होगा? जंगल के जानवर भूखे मर रहे हैं, आसपास से कहीं से भी कोई मदद नहीं आ रही है और जालिम हमारे ऊपर सेना ताने खड़ा है। आप घबराए नहीं बाबा, हम कुछ करते हैं। चलो शिकारा, कुछ हल ढूंढते हैं। धानी और शिकारा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और ताकतवर भी। धानी एक बहुत समझदार शेर था, इसीलिए दुश्मन बस उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। और जिस दिन धानी जंगल से निकला, उन्होंने तभी जंगल पर हमला कर दिया। धानी और शिकारा दुश्मन के खतरे से अनजान रात में खड़े हुए सोच रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी दुश्मन जंगल पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। अरे धानी भाई, वो देखो दुश्मन इधर ही आ रहे हैं। हमें जल्द से कुछ करना होगा, ये कभी भी यहाँ धमाके कर सकते हैं। धानी इतना तो कुछ सोचता, दुश्मन वहां हमला कर देते हैं और कई सारे हमले एक साथ करते हैं। भागो शिकारा, यहाँ से जल्दी करो, भागो यहाँ से। धानी और शिकारा मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। उन दुश्मनों के जाने के बाद धानी अकेला नदी के पास वापस आता है और अपने जंगल के बारे में सोचने लगता है। तभी उस नदी से एक रोशनी आनी शुरू होती है जो कि धानी को बहुत से रूप देती है। धानी शेर ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वह उस रोशनी का शुक्रिया करता है। तुम घबराना नहीं, बस दुश्मन का डटकर सामना करना है। अब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब धानी शेर शिकारा के पास आता है और शिकारा को सारी बात बताता है। शिकारा भी ये सब सुनकर खुश होता है। अगली सुबह होती है और शिकारा और धानी दोनों अपने जंगल पहुंचते हैं और रास्ते में उन्हें जो कोई भी मिलता है वो उसे ही कुचलते जा रहे थे। अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने अपने हित के लिए बहुत से मासूमों की जान ली है। अब इनका वक्त बहुत करीब आ गया है। धानी को देखकर दुश्मन का सरदार कांचा शेर उनका रास्ता रोक लेता है और बोलता है, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई? आज फिर तुम मेरे इलाके में मरने के लिए चले आए। मैंने तुम्हें इससे पहले भी चेतावनी दी थी कि जंगल खाली कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी
और उसका अंजाम तुमने देख ही लिया है और आज फिर तुम खुद मौत के मुंह में चले आए। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जालिम शेर। अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम सभी को कुचल सकता हूँ। अबे चल जा, आसपास के जंगल वासियों ने तो तेरी मदद नहीं की। तू कुत्ते की तरह भटक रहा था, कभी इसके पास और कभी उसके पास। अब तू अकेला मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। कांचा शेर अपनी ताकत में चूर था और धानी शेर इसी का फायदा उठाकर अपने शरीर से काफी सारे शेर बाहर निकालता है और वह सभी मिलकर एक एक करके उन सभी जालिमों को मार डालते हैं और धानी कांचा को कैद कर लेता है और बोलता है, जाओ शिकारा, सभी जंगल वासियों को ये खबर दो कि खतरा टल चुका है और सभी जंगल वापस आ जाओ। शिकारा जल्दी से जाता है और सभी जानवरों को वहां बुलाकर लेकर आता है और जंगल के सभी जानवर जब कांचा को कैद देखते हैं और उसके सभी सिपाहियों को मरा हुआ देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उन्हें अब धानी पर और भी ज्यादा फक्र होने लगा था। बब्बर शेर अपने बेटे का ये सब साहस देखकर बहुत खुश होता है और अब बब्बर शेर अपने बेटे को ही जंगल की राजगद्दी सौंप देता है और अब जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है और धानी शेर हमेशा के लिए एक शक्तिशाली शेर बन जाता है। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।